नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ना हम लोग संविधान की क्लास करने जा रहे हैं। संविधान की क्लास। तो संविधान की क्लास जो है ये जो है वो किस किस एग्जाम के लिए, वो उस पे आपके लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब लोग इस एग्जाम जो क्लास है इसको बड़े ध्यान से करना। उससे पहले आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट है वो हम लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। और आपको ये जो देख रहे हैं साइड में, इन्हें जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, उनकी एक लाइन है, यह अपना आपका सपना सच हो, इससे पहले आपको सपना देखना होगा। कितनी अच्छी लाइन गई है कि अगर आपको अपना सपना सच हो, इसके लिए आपको देखना होगा। जैसा कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों ने क्या देखा है कि हमें नवोदय में जाना है, हमें सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा को पास करना है, हमें छात्रवृत्ति लेकर अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। अटल अटल स्कूल में हमें जाना है, विद्या ज्ञान में जाना है। तो ये सब जो है वो हमने क्या देखा है, सपना देखा है। क्या देखा, सपना। तो उसके लिए क्या होगा, यही बोला है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो चीज सोच रहे हो उसके लिए आपको सपना देखना होगा। ठीक है, तो ये इनकी लाइन है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, देखो ये किस किस के एग्जाम में ध्यान को रख के बनाई गई है। सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, छात्रवृत्ति, नवोदय और जो भी एग्जाम है उन सब के लिए क्या है, ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो भी बच्चा जो है हमसे जुड़ा हुआ है, अगर पुलिस वगैरह या जिसकी भी तैयारी कर रहा है, कोई भी एसएससी वगैरह कोई भी फील्ड की, तो वो भी ये क्लास ले और गहराई को समझने की कोशिश करे कि ये जो है एक छोटे बच्चों का जो है सिलेबस, उसमें ये सब पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो कितना ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, चाहे छोटे का हो चाहे बड़े का हो, जहां से चीज हमें नहीं जो आती है वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चल रहे हैं अपने। आज जो मैंने टाइप नहीं किया बुक है एक, उसी को हमने क्या किया, पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे समझा रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। देखो, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा है, नागरिक जीवन, और उसमें लिखा हुआ है हमारा संविधान कैसा बना। देख कैसे बना, सबसे बड़ी चीज जो है समझने की कोशिश करना, संविधान होता क्या है। संविधान जो मुझसे पढ़ा होगा पहले थोड़ा बहुत ऑफलाइन वगैरह, तो उसे पता होगा संविधान जो है वो कानूनों का संग्रह होता है। संविधान जो होता है वो क्या होता है, कानूनों का संग्रह होता है। संविधान होता है कानूनों का संग्रह। समझना, समझते चलना एक एक लाइन। ठीक है, संविधान क्या है, कानूनों का संग्रह। तो सबसे पहले संविधान की जो रूपरेखा कैसे तैयार करी गई थी वो देखो, पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली, पढ़ते जाना, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई सन। संविधान सभा, देखो संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी कि जैसे ना घर में कोई कार्य होता है, घर में कोई कार्य होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इकट्ठे होकर, चीजें साथ होकर क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं। ऐसे ही संविधान सभा का गठन हुआ कि संविधान को कैसे बनाया जाए, संविधान को कैसे बनाया जाए। तो इसका गठन जो है वो जुलाई सन 1946 में हुआ, कैबिनेट मिशन की कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब देखो संविधान सभा का गठन अगर बोला जाए तो कब हुआ था, 1946 में या जुलाई 1946 में, यहाँ तक क्लियर है। अब बोला जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। और ये बोला जाए कि इसमें कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। अभी तक जो पढ़ा उसको फिर से रिवाइज कर रहे। संविधान होता क्या है, तो नियमों व कानूनों का संग्रह। नियमों व कानूनों का संग्रह को क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। फिर इस संविधान की रूपरेखा क्या है,
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन। अगर बोला जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो वो कब हुआ, जुलाई सन 1946। कब, किस पे, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर। अगर बोला जाए कैबिनेट मिशन क्या है, तो कैबिनेट मिशन जो है, जो अपने ऊपर किसका राज्य था, अंग्रेजों का, तो वहां से ये आया था। तो कैबिनेट मिशन अगर आया था तो 1946 में। क्लियर यहाँ तक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान से सुनते चलना सब लोग। और कुल कितने सदस्य हैं, 389 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं, 389। अगर ये बोला जाए संविधान सभा की पहली बैठक जो थी, उसके अस्थायी, ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। समझ में आए। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। समझ में आया, यही है। अब दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, उसमें जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बोले जाए संविधान सभा के बुजुर्ग पुरुष, तो वो भी कौन थे, अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब ये सबसे ज्यादा एज थी इनकी, इस वजह से इन्हें क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष उस टाइम पे। और 11 दिसंबर को जब बैठक हुई, तो उसके स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बोला जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो कहाँ से थे, बिहार से। अपने कहाँ, बिहार से। समझ में आया। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। अगर बोला जाए प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। अगर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, तो ये संविधान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं, संविधान के जनक के रूप में भी। किस संविधान के जनक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए किसको जाना जाता है, तो वो कौन थे, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। अगर बोला जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। समझते चलना सब लोग। ठीक है। संविधान को बनाने में टोटल कितना टाइम लग गया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। संविधान को बनाने में हमें कितना टाइम लग गया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। डन। यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्लास में ही याद हो जाएगा सब लोग। बस ना तसल्ली से वीडियो, और जब भी वीडियो सुनो, अगर आपके पास हेडफोन है, ईयरफोन है, तो उसका यूज करके शांति से बस बैठ के सुन लो इसे। और इसके बाद आप अपना जो आपके क्वेश्चन हो, जो भी एग्जाम की अब तक तैयारी कर रहे हो, देखना आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनने लगेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ध्यान से सुनते चलो। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान अगर बोला जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान की भी बात अगर करी जाए, तो वो किस देश का है, तो वो हमारे भारत देश का है। किसका है, भारत देश का। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश का है, तो वो क्या है, भारत का संविधान। समझ में आ रहा। संविधान जो है उसे क्या कहा जाता है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। संविधान जो है वो नियमों और कानूनों का संग्रह है। संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का संग्रह है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। अगर बोला जाए कैबिनेट मिशन कब आया, तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। और ये बोला जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक भी अपनी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ तक की कोई दिक्कत। अगर बोला जाए जो संविधान सभा हमारी बनी थी, उसमें कुल सदस्य कितने थे, तो कितने थे, 389। ध्यान रखना, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की
डेट याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बोला जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हें आज उस टाइम अध्यक्ष क्यों चुना गया था? क्योंकि जो संविधान सभा हमारी बनाई गई थी उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग पुरुष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। समझ में आ रहा? फिर संविधान सभा की जो जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई, उसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगर बोलिए स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध जो है वो किससे? बिहार राज्य से है। यहाँ तक क्लियर है? फिर होता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और जो प्रारूप समिति का गठन होता है वो 29 अगस्त 1947 को होता है। प्रारूप समिति का जो गठन होता है वो कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। अपना देश आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद ही गठन किसका होता है? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या इन्हें बोला जा सकता है भारतीय संविधान के जनक। अगर बोला जाए प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो अध्यक्ष को मिलाकर कुल सदस्य थे 7। कितने? 7। अगर बोला जाए हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना टाइम लगा है? तो हमारे संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अब आप लोगों को दिख रहा है, ये रहा हमारा सेकंड पेज। क्या है? 26 नवंबर, क्या लाइन लिखी है पढ़ते जाना। 26 नवंबर बुक सबके पास होंगी ना। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया तथा संविधान को अंगीकार किया गया। आप देखो इस लाइन का मतलब समझो सब लोग, क्या है इसका मतलब? 26 नवंबर 1949 को अगर बोला जाए हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, कब हुआ? तो वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अब अंगीकृत जो वर्ड बोला है उसका मतलब क्या है? हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो चुका था। हमारा संविधान क्या है? बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? कि उनकी एक विशेष तिथि थी, जो कांग्रेस जो हमारी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसने जो है एक अधिवेशन में ही 26 जनवरी की जो डेट थी उसे आजादी मान ली थी उस दिन। तो उसी दिन को भूल ना पाए, उस चक्कर में हमें जो है वो संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? कोई परेशानी तो नहीं? फिर भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950। यहाँ तक क्लियर है? 26 जनवरी को हम किस रूप में बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। 26 जनवरी को किस रूप में बनाते हैं? गणतंत्र दिवस को के रूप में बनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई XYZ किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत हो? ठीक है। अब चल रहे हैं हमारा संविधान। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हमारा संविधान। उस पे चलने से पहले एक बार पीछे वाला फिर से रिवाइज करा जा रहे। अगर बोला जाए हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और इसको पूरे भारत में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। समझ में आया? 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। अगर हम किसे मनाते हैं तो 26 जनवरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बोला जाए मूल संविधान जो था उसमें कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। और अनुच्छेद
95। अनुच्छेद कितने थे? 395। एवं अनुसूची कितनी थी? 8। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। 395 अनुच्छेद 22 भागवा 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अनुसूची संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। कितनी हो गई? 12 हो गई है। वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो क्या दिया हमें, संविधान की प्रस्तावना। देखो इसे हमारे कुछ बच्चों को हमने ना याद करा दी थी जब वहां थे, तो अब क्या है, संविधान की प्रस्तावना जिसे याद ना हो और जो भी बच्चा वीडियो देख रहा हो तो वो संविधान की प्रस्तावना याद कर ले। बहुत ज्यादा जरूरी होती है संविधान की प्रस्तावना, सब लोग याद कर लेना, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है। प्रस्तावना सबसे पहले क्या है? हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए, मतलब क्या, जैसे किस जो अपना वो होता है, कोई बुक होती है तो उसमें नहीं एक विषय सूची होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है इस बुक के अंदर क्या क्या दिया है, इस बुक के अंदर क्या क्या दिया है। ऐसे ही हमारे संविधान की प्रस्तावना है, तो उसकी रूपरेखा तैयार करी गई है कि संविधान को कैसे डिजाइन किया गया है, वो इसी से समझ आ जाएगा पूरा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, अगर बोला जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को। लेकिन आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद 32 है, उसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर, सुनते जाना, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। समझते चलना, ठीक है। तो अब ये है संविधान की प्रस्तावना। अब संविधान की प्रस्तावना क्या है, सुनो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग से शुक्ल सप्त पश्चिमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ऐसे करके ये पूरा जो है, जहां से मैंने ये किया है ना, हम भारत के लोग, इसे क्या करना है, आपको याद करना है। जैसे हमें शपथ दिलाई जाती है, तो कैसे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग से शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये आपको याद करना है, ठीक है, सबको याद करनी है। सब लोग याद करके और लिख के दिखाएंगे अपने जो नोट्स हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो लोग क्या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो कमेंट में हमें कर दें, तो हम उस पे बता देंगे कि कहाँ से आपको कैसे जुड़ना है व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अब देखो क्या है, ये रहा है संविधान की प्रस्तावना में। देखो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अब देखो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बोला जाए संविधान की जो प्रस्तावना है, मतलब हमारे मूल संविधान में अगर देखा जाए तो ये शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अगर बोला जाए कि संविधान संशोधन क्या होता है, अपनी गलतियों को सुधार करना, अपनी गलतियों का सुधार करना क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है, उसका यही तो है ना। तो ऐसे ही हमारी प्रस्तावना में जो जरूरी लगा के इन वर्डों को हमें ऐड करना चाहिए, तो वो क्या हुआ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर बोला जाए कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसे लघु संविधान और कहते थे। क्या कहते थे? लघु संविधान और कहते थे। समझ में आया?
क्या बोलते थे, लघु संविधान। डन यहाँ तक। अब देखो क्या है, अब वर्ड जो दिए हैं प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसका अर्थ बताया हुआ है। क्या है प्रभुत्व संपन्न राज्य का? भारत की सरकार आंतरिक और बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। समझो क्या लाइन का मतलब है। भारत सरकार जो है हमारी, उसको अपने कैसे अपनी इच्छा के अनुसार क्या क्या किया जा सकता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सकती है, चाहे बाहरी और चाहे भारत देश के अंदर, जो भारत के हित में हो, तो वो क्या कर सकती है, भारत सरकार उस कार्य को कम कर सकती है। तो वो क्या हुआ, प्रभुत्व संपन्न राज्य। राज्य संबंध जो है वो देश के लिए बोला गया। राज्य संबंध किस लिए? देश के लिए बोला गया। राज्य संबंध किस लिए बोला है? देश के लिए। समझ में आया। फिर है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। समाजवाद का अर्थ है कि सरकार जो है वो लोगों की आर्थिक जो है, लोगों की आर्थिक स्थिति है उसमें समानता लाने का प्रयास करे। फिर है पंथ निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष क्या है? राज्य किसी विशेष धर्म या राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। राज्य मतलब देश। देश जो है वो किसी के साथ क्या, कोई एक वर्ण के लोगों के साथ नहीं जा सकती है। अगर बोला जाए कि सब अपने यहाँ भारत जो है वो कैसे सभी धर्मों के लिए है। भारत जो है वो सभी धर्मों की मान्यता प्राप्त देश है। सभी धर्मों का मान्यता प्राप्त देश है। समझ में आया। तो भारत जो है वो किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है। समझते जाना। अब जो वर्ड है वो क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। अगर बोले जाए जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है उसमें क्या होता है, जो जनता होती है, जनता जो होती है वो जो अपना राजा होता है या फिर जो शासक होता है उसको चुनती है, तो वही क्या कहलाती है, लोकतंत्रात्मक, या इसे बोला जा सकता है डेमोक्रेसी। जनता का जनता के लिए द्वारा शासन, यही होता है। ठीक है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है। जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है, मतलब जनता ही जो है वही प्रमुख है। अगर बोला जाए कि भारत में किसी के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है तो वो जनता। जनता चाहे तो अपने राजा को, जिसको चुन, मतलब जो किसी को भी चुन सकती है। जनता के पास क्या होता है, किसी को भी चुनने का अधिकार होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। मतलब क्या, जैसे पहले राजा जो होते थे उनके बाद उनका ही बेटा राजा बनता था, लेकिन भारत में क्या है, इसमें भारत देश में अपने जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और भारत का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ सबसे बड़ा पद भी उसी का होता है। तो क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत ना होकर उसे बार बार चुना जाता है। क्या होता है, चुना जाता है। इसलिए ही भारत को क्या बोला जाता है, गणराज्य बोला जाता है। इसलिए ही भारत को क्या बोला जाता है, गणराज्य कहा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। हमने जो है वो पेज का एक तरफ का पार्ट क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने कमेंट में बता देना, और बहुत ध्यान से वीडियो को सुनते जाना, और वीडियो को सब लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो जो है वो शेयर कर देना। और हम ये देख रहे हैं जो पढ़ते हैं बच्चे ना, कोचिंग वगैरह भी ऑफलाइन में, वो भी नहीं देखते हैं। सबसे ज्यादा खराब ये लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है और आप लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। और ध्यान नहीं दे रहे हो इसका ना फिर लास्ट टाइम में आप लोग कहते हो कि सर हमें कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। अगर आज से ही आप मेहनत में लगोगे तो आपका जो है, आपको लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर सिर्फ परीक्षा पास करना अगर आपका लक्ष्य है तो आप कैसे भी करके पास हो सकते हो प्रीवियस ईयर लगा के। अगर आपको परीक्षा में अच्छी खासी रैंक चाहिए, परीक्षा में अगर आपको अच्छी खासी रैंक चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा हो, उनके पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चे को डेली वीडियो दिखाएं। वीडियो चाहे नवोदय की हो या फिर किसी भी की हो, लेकिन बच्चे के लिए वो हित की ही वीडियो होगी। बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड अगर है तो आप लोग ना है थोड़े पेरेंट्स भी अवेयर हो जाइए,
और बच्चे भी थोड़ा अपने माँ बाप की तरफ ध्यान देकर अपनी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाएं अब। ठीक है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। रिक्वेस्ट है, कुछ कर नहीं सकते हैं हम, सामने तो है नहीं जो हम आपसे जबरदस्ती करें कि हाँ पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है, कैसे भी करके आपको अपना रिजल्ट बेटर लेके आना है। आपके पास ऑप्शन है कि ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, आपको ऑनलाइन में रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अगर ये मिल जाएगी तो आपके पास हमेशा यूट्यूब पे रहेगी, आपको फास्ट रिवीजन में हेल्प मिलेगी। आप क्या है कि जब थक जाओ पढ़ते पढ़ते, वीडियो लगाओ, सुनो उसे, सुनोगे, सुनते सुनते कई बार चीजें ना बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, अच्छा देखो संविधान सभा की प्रमुख समितियां क्या है, इसमें कुछ समिति बनाई गई थी संविधान सभा के समय, थी तो ज्यादा लेकिन जितनी आपके में दी है बस उतनी आपको याद कर लेनी है। संचालन समिति जो थे इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बोला जाए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीछे पढ़ के आए थे हम लोग प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति देखो दी है, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे बोला जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आ रहे हैं संघ संविधान समिति की जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये तो बता ही दिए थे क्या थे, ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे हमारे देश के प्रथम, क्या थे, राष्ट्रपति थे ये। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब है तदर्थ झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखो संचालन समिति की भी थी और तदर्थ झंडा समिति को। संघ संविधान समिति की कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, इसके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति की जो अध्यक्ष है वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सदन समिति की जो अध्यक्ष है वो बी पट्टाभी सीता रमैया। सदन समिति की जो अध्यक्ष है वो कौन है, बी पट्टाभी सीता रमैया। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराते चलना, कोई भी चीज अगर आपको याद करनी है ना तो उसको बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो। कोई चीज बार बार रिवाइज करने से सारा याद हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, मैथ रीजनिंग आप लोग सीख सकते हो, जीएस में बच्चा मात खाता है और जीएस में जिसने स्कोर किया वही टॉपर हो जाता है, समझते चलना इस बात को। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर पीटी नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम जो था वो क्या था, चाचा नेहरू, ध्यान रखना। तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बोला जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या था तो वो था हमारा लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम था लौह पुरुष। और ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री अगर बोला जाए कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रहा। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे, संघ संविधान समिति। देखो संघ संघ वर्ड को, संघ संघ वर्ड को ध्यान रखो। संघ वर्ड जो है वो किससे है, जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से, समझते चलना। और सदन समिति से बी पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति से बी पट्टाभी सीतारमैया याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे। आगे क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूची। संविधान की जो मूल संविधान था उसमें अनुसूची कितनी थी हमारी, 8। कितनी थी, 8। लेकिन अब कितनी हो गई है, 12। तो उन 12 ही अनुसूचियों का पूरा उल्लेख दिया हुआ है आपके इसमें बुक में। तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या होते हैं, भारतीय संविधान के राज्य, भारतीय संविधान के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो गए हैं, 8। कितने हो गए, 8। इसमें 9 दिए हैं, गलत दिया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। ध्यान से सुनते जाना। तो प्रथम अनुसूची जो थी वो किससे थी, केंद्र शासित प्रदेश व राज्य से। केंद्र शासित प्रदेश व राज्य से, यहाँ तक क्लियर। या फिर बोल सकते हो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर बोले जाए भारत में कुल राज्य कितने हैं तो 28 राज्य हैं
और संघ शासित प्रदेश कितने? 8। सबसे नवीनतम राज्य कौन सा था अपना, जो बना था 2 जून 2014 को? तेलंगाना। 2 जून 2014 को क्या बना था? तेलंगाना। 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। तेलंगाना, समझ में आया? 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। ध्यान रखना, अगर बोला जाए तेलंगाना कब राज्य बना था तो वो 2 जून 2014 को। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। भारतीय राज्य कितने हैं टोटल? 28 है, और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। क्लियर है यहाँ तक? अब चल रहे हैं दूसरी अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची क्या बोलती है? भारतीय राज्य व्यवस्था के, देखो इतना ध्यान रखो, भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन, अगर देखो बोला जाए शॉर्ट में याद रखना तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। किससे? वेतन भत्ते और पेंशन से। वेतन वगैरह जो है वो किस अनुसूची के तहत दिए जाते हैं? तो अनुसूची 2। इतना ध्यान रखना। पहले से क्या दिया जाए? पहले में क्या है? भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश। भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो क्या है तीसरी अनुसूची क्या कहती है? शपथ का उल्लेख किसमें है? शपथ मतलब जो भी नेता वगैरह है उन सबको शपथ का जो उल्लेख दिया गया है वो किसमें लेंगे? तीसरी अनुसूची के तहत। तीसरी अनुसूची के तहत क्या दिया जाता है? शपथ दी जाती है, ठीक है। चौथी अनुसूची क्या है? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में, ठीक है। अब चल रहे हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? ध्यान रखना, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन निकायों के नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उनके बारे में, उनके नियंत्रण के बारे में किसमें है? पांचवी अनुसूची में उल्लेख दिया गया। पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख दिया गया? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो उल्लेख दिया गया है वह कौन सी अनुसूची है? पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में किसका दिया गया? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अगर बोला छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों और प्रशासन के बारे में। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची है? हमारी छठी अनुसूची है। समझ में आ रहा है सबको भाई? देखो जिसे ना समझ में आए वो लोग कमेंट में बता दें सर ऐसे करके कुछ और चीजें और बता दो, जिससे हमें और चीजें तैयार हो जाए तो हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है पता ही है किसके लिए ये वाली क्लास चल रही है, तो सब लोग बड़े ध्यान से इसको कंप्लीट करते जाना, ठीक है। पांचवी अनुसूची किससे? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। छठी अनुसूची किससे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन है उसके बारे में जो है वो छठी अनुसूची में दिया हुआ है। यहाँ तक समझ आया? पांचवी अनुसूची में क्या था? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। लेकिन छठी अनुसूची है वहां पे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है इनके जनजाति क्षेत्रों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख दिया गया है छठी अनुसूची में। समझ में आया? डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। अब क्या है सातवीं अनुसूची में? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया। केंद्र और राज्य मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र समझ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य, राज्य जो है स्टेट्स, उनके अंतर्गत जो है वो शक्तियों का बंटवारा किया गया। कैसे? 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार से इनका बंटवारा किया गया है। डन, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आ रहे हैं 8वीं अनुसूची, इसे बहुत ध्यान से देखना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितने? 22 भाषाएं, मतलब क्या जो भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी हमारी? 8वीं अनुसूची है। भाषाओं से संबंधित जो हमारी अनुसूची है वो कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। अगर बोला जाए प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो वो 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14, ठीक है। अब कितनी है? 22।
जो अनुसूची 8 है वो किससे संबंधित है? वो भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषा से। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में उल्लेख कौन से में? पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है वो कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। फिर हम चल रहे हैं अपनी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो है, सा से ले लो शक्ति, मतलब क्या? शक्ति, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है, संघ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ध्यान रखना। फिर आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में हमने 22 भाषाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से मूल संविधान में जो थी हमारी 14 भाषाएं, 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। सब लोग तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो। जो आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। जाके देखो, बुक सबके पास है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है ये सारी चीजें, समझ रहे हो? तो जिनके पास बुक नहीं है या कुछ भी जो साधन नहीं है वो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बुक में जो लिखा है उसके अलावा भी हम आपको चीजें बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं हम अपने 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? संविधान में, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान, देखो अगर बोला जाए संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। जो संविधान की अनुसूची 9 है, अनुसूची 9 है, इसके तहत क्या किया गया था? इसके अंदर राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया था। राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां हैं उनका उल्लेख किसमें किया गया है? 9वां। अगर बोला जाए 9वीं अनुसूची की जोड़ा किसके तहत गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन, अगर बोला जाए भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है यहाँ पे? और प्रथम संविधान संशोधन या 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया था? अंतर्गत राज्य और संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख दिया गया है। समझ में आ रहा? अब देखो चल रहे हैं अपनी 10वीं अनुसूची पे। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। अगर बोला जाए 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान की किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। समझते चलना, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल जो है अनुसूची उसको जोड़ा गया है। ठीक है, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमारी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये किस पे कार्य करती? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसने 29 विषय प्रदान किए थे। पंचायती राज जो संस्था थी उसके लिए इसने 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, फिर है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है? अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें टोटल कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए। टोटल कितने विषय दिए? 18 विषय दिए हैं। देखो 12 अनुसूची जो है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। कितनी कर ली? 12 जो अनुसूची हमने कंप्लीट कर ली है। दोबारा से एक बार सारी अनुसूचियों को क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। देखो भारतीय संविधान में जो प्रथम अनुसूची थी उसमें क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ जो है उसमें कितने थे? 28, और राज्य जो संघ शासित क्षेत्र है वो 8 थे, और राज्य जो है वो कितने थे? 28 थे। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? दूसरे में। तीसरे में शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ का उल्लेख किया गया है। फिर क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों के, तो वो चौथी अनुसूची में है। ठीक है, तीसरी शपथ से चौथी लोगों जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना है इतना। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में।
पांचवी जो है अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में। अब चल रहे हैं हम अपनी छठी अनुसूची की तरफ। छठी अनुसूची में क्या बोला गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो हमारे छठी अनुसूची में किया गया है। छठी अनुसूची में क्या किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। सातवीं अनुसूची हमारी कहती है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो सातवीं अनुसूची के तहत हुआ है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया वो सातवीं अनुसूची के तहत किया गया है और इसके तीन सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। पहले हमारी भाषाएं मूल संविधान में 14 थी और अब कितनी हो गई है? 22। ठीक है। नौवीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। नौवीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। यहाँ तक क्लियर रखना। अब चल रहा है हमारी 10वीं अनुसूची की तरफ। 10वीं अनुसूची क्या है? यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1950 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें क्या है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अब हम चल रहे हैं अपने 11वीं अनुसूची। ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय दिए गए थे। अगर बोला जाए 11वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई और पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय। 12वीं अनुसूची के संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई और इसमें कुल कितने विषय दिए गए थे? 18 विषय दिए गए थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, जो तो हम इसमें आपको आगे बताने का प्रयास करें, और जो चीजें दिक्कत कर रही हैं वो कमेंट में आप लोग हमें बता देना। ठीक है। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इस पे वीडियो सर की आनी चाहिए तो आप ना उस पे नीचे कमेंट में उसका रिप्लाई कर देना कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है। फिर क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग का अंतर किए बिना तो इनका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। अगर बोला जाए मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है अपनी जो अभी सब जगह जो तबाही मचाए हुए है वो यूएसए, जहां लड़ाई ना हो वहां पे लड़ाई करा दी, यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है। तो अब जो है वो आगे है संविधान का भाग 3। भाग 3 से पहले हम ना सबसे पहले देख ले रहे हैं संविधान का भाग 1। क्या देख ले रहे हैं? संविधान का भाग 1 देख ले रहे हैं, बिकॉज संविधान का भाग 3 इन्होंने दिया, लेकिन हम फिर भी संविधान का भाग 1 को देखेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है। संविधान का जो भाग 1 है, क्या है? संविधान का भाग 1 है जो वो किससे संबंधित है? लिखते जाना इसमें, देखो इसके ऊपर ही जगह नहीं है तो ऊपर लिखते चले जाएंगे हम इसके। ठीक है। भाग 1 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ और राज्य क्षेत्र से। ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र से, जहां पे अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेके, मतलब अनुच्छेद को ही आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात कर रही है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बात संविधान के भाग 1 में की गई है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है भाग 2। भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है? भाग 2 देख समझते चलना सब लोग। भाग 2 जो है वो है नागरिकता से संबंध। भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से है। ठीक है। नागरिकता से, और अनुच्छेद है 5 से लेके, अनुच्छेद कितने से? भाग 2 में, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक। समझ में आया ये? पहले में क्या था? भाग 1 में दोबारा से देख लो, संघ राज्य क्षेत्र था। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, और जो किस कैसे था? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है और 5 से लेके 11 तक नागरिकता का संबंध है। यहाँ तक क्लियर है? ये था हमारा जो इसमें नहीं लिखा था। अब जो है देखो हम अभी बता चुके हैं मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे यूएसए से लिए गए हैं। और भाग 3 जो है
भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता था। भारतीय नागरिकों को अनिवार्य स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा का निर्माण करती है। ठीक है, मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगर बोला जाए संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या बोला जाता है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अब जो है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद मतलब जो 6 अधिकार बचे हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसमें हम आज जो है वो अनुच्छेद 14 को पढ़ ले रहे हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाए तथा उन पर एक समान लागू करेगा। राज्य मतलब भारत का जो देश है वो सभी राज्यों के लिए, मतलब सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाए और उस पर लागू किया जाए, मतलब ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद 14 जो है अगर बोला जाए तो वो क्या है, विधि के समक्ष समानता जो अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समानता जो है किसमें, अनुच्छेद 14। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब क्या है, हमारी यहाँ पे वीडियो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। ठीक है, जिससे क्या ये वीडियो हर उस बच्चे के पास पहुंचे जिसकी ये नीड है कि उसे कोई संविधान वगैरह पढ़ाए। गणित, रीजनिंग सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कोई नहीं बता रहा जो नंबर बढ़ाते हैं हमारे। ऐसे ही करके हम पूरी किताब को खत्म करेंगे, पूरा थ्योरी सेक्शन इस बुक का जो है, राघव प्रकाशन बुक है छात्रवृत्ति के लिए, उसका पूरा थ्योरी जो है बड़े अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सब लोग इसे कंप्लीट कर लेना और बताना कि क्लास कैसी लगी सबको। कोई रिव्यू नहीं देता है क्लास का कि क्लास कैसी थी कैसी नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आता है और कोई कमेंट में नहीं बता रहा है, जबकि व्यूज सही आ रहे हैं, लोग वीडियो देख भी रहे हैं, लेकिन वीडियो का कोई भी मतलब नहीं निकलता है कि आप लोग उसे प्रेज करें। जो टीचर पढ़ा रहा है उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो बराबर देख रहे हैं। सब पता चल रहा है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, और कितने जो हैं वो रेगुलर पुराने वाले हैं। पुराने वाले तो कम, नए वाले ज्यादा जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये गलत है। जो लोग पुराने हैं वो लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, थैंक यू। वीडियो यहीं पे एंड हो रही, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसे याद भी करना। ठीक है, थैंक यू।